बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। 16 अक्टूबर का ज़िमनी इंतखाब, 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ। 8 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी। जानने की कोशिश करेंगे आमिर मतीन साहब से कि इसके नताइज क्या साबित करते हैं, मुल्क की सियासत पर इसके असरात और आम इंतखाबात के हवाले से इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। मगर इसके साथ साथ एक अहम सवाल है जो दोनों तरफ से उठ गया। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्तों के ऊपर दोबारा से कामयाब होने पर उन्हें जश्न मनाना चाहिए, या फिर जिन नशिस्तों पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा उसके लिए उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए उनके वो तमाम इलाके किस किस्म का रिस्पॉन्स देंगे। एक पूरा कैनवस सियासत का और पूरा कैनवस आम इंतखाबात के रिजल्ट के हवाले से आमिर मतीन साहब के तज़िये में जानेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, ये 16 का जो इंतखाब हुआ, एक बड़े पैराए में इसको डिस्कस करते हैं। इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई, मेरा ज़ाती ख्याल था कि अगर ये, क्योंकि सारी सीटें पीटीआई की अपनी थी, कि ये 1-2 भी हारेंगे तो उससे इनकी शिकस्त होगी या ये लगेगा कि इनका बयानिया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। मगर ये जिस तरीके से इसके नतीजा आया और जिस तरीके से पीडीएम के रैंक्स के अंदर एक वो डीमोरलाइज्ड नज़र आते हैं, और जो हवा जिसे कहते हैं ना, हवा का बन जाना, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट एक माहौल बन गया है कि उससे ओवरऑल जो इम्प्रेशन ये आया है कि ना सिर्फ के पीटीआई की पहले से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, मगर उससे ज़्यादा वो ख़तरनाक हद तक जो है ना, उनकी वेव अभी बिल्कुल जारी है। और उसके लिए जो फिगर एक दिया है, जो अहमद बिलाल साहब बड़े सीनियर तजिया नगार हैं, रिसर्चर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये 8 जो नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे जो वोट बैंक के अंदर पीटीआई की इंक्रीज़ हुई है, जो बढ़ी है, वो 37% से 49%, यानी 12% वोट बैंक उनका 8 नशिस्तों में बढ़ा है। और इस 2-4 चीज़ें हैं इसके अंदर अमूमी जो आपने बात पूछी है। पहली तो ये है कि ये इलेक्शन जो थे, इससे किसी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ना इससे इस्लामाबाद की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, ना किसी सूबे की गिरने वाली थी। जो पिछले बाई इलेक्शन थे उसका डायरेक्टली असर जो था वो जीतने या हारने का एक पार्टी की सूरत में पंजाब की गवर्नमेंट एट स्टेक थी। और वो वैसे भी बाई इलेक्शन जो था उसके अंदर मुनहरफ अफराद के था, तो लोगों का एक गुस्सा भी था, उसकी इस तरह भी तशरीह हो गई। इसके अंदर ये मैं असद उमर साहब से थोड़ा सा एग्री करूँगा। उन्होंने ये जो कहा ना कि ये रेफरेंडम था, इसको आप टेस्टर कह लें, इसको आप एंडोर्समेंट कह लें। ये जो पीटीआई का जो एक वेव चल रही थी, उसकी एक एंडोर्समेंट बिल्कुल पक्की आ जाती है। और इसलिए भी कि ये याद रहे कि ये जो वो 11 सीटें थीं, ये पूरा जोर लगा के, दिमाग लड़ा के चुनी गई थी कि ये पीटीआई की कमज़ोर तरीन समझी जा रही थी कि ये सीटें हैं, और ये 123 में से चुनी गई थी कि और ये बाकायदा स्ट्रेटजी थी कि सब में ना करवाया जाए, इन कमज़ोर में इनको लड़वाया जाए, ताकि यहाँ से ये हारें तो ये बयानिया बनाया जाए कि जनाब इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो ऑन द वे डाउन है। तो इसलिए पहली बात तो इनकी ये है। दूसरा ये कि इसके अंदर क्योंकि मुकाबला बहरहाल 14 पार्टियों में था, पीटीआई ने ये सीटें 14 पार्टियों के साथ जीती हैं, और एक बड़ा एक अनइवन ग्राउंड थी जहाँ पे आप देखेंगे सबके साथ वो लड़ रहे थे। तीसरा इसका ये था कि ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये पूरे ऑल पाकिस्तान में था कि ये पहले तो जो बाई इलेक्शन हुए वो पंजाब के अंदर थे, तो ये बलूचिस्तान छोड़ के आप समझ लें कि तीनों सूबों में ये इलेक्शन हो रहा था। और तीनों सूबों से जो लार्जली मैसेज आया है, ऑफ कोर्स कराची में हारे हैं, मुल्तान में हारे हैं, मगर ओवरऑल जो तासुर एक बना वो ये है कि तीनों सूबों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो ये एक किस्म का आप समझ लेंगे पूरा नेशनल लेवल पे हुआ। नून लीग के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो किला हमेशा से रहा है वो सेंट्रल पंजाब रहा है।
तो सेंट्रल पंजाब में पहले ही उनको, नॉर्थ में तो आप देखें ना अटक और रावलपिंडी डिवीज़न तो पहले ही उनसे जा चुका हुआ था जेलम तक, तो जेलम और साहिवाल के दरमियान ये उनकी बेल्ट मानी जाती थी। तो उसके अंदर जो है ना दरारें बढ़ती जा रही हैं, उनका सेंट्रल पंजाब हिलता जा रहा है कि लाहौर में पहले ही मिक्स रिजल्ट्स हो गए में हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर जब वो हारे हैं सीटें वहाँ पे नून लीग वाले, तो अभी उसके बाद आप देखें ननकाना की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और फैसलाबाद की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसलाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक तो फैसलाबाद में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। याद रहे कि ये पहले बड़े छोटे मार्जिन के साथ जो है ना ये फ़र्क हबीब साहब जीते थे, तो अभी जो इमरान खान का मार्जिन आया, ऑफ कोर्स वो इमरान खान भी थे, मगर ये 25,000 का मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। और फैसलाबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसकी 10 नेशनल सीटें हैं और 20 सूबाई सीटें हैं, और बिल्कुल पंजाब के सेंटर, पंजाब का सेंटर है वो, और वहाँ पे इनके हैवी वेट्स हैं। वहाँ पे राना सनौल्ला बड़े थोड़े मार्जिन के साथ जीते हुए हैं, तलाल चौधरी वहाँ से, तो उनके 3 बड़े हैवी वेट्स हैं फैसलाबाद में, और ये नून लीग का गढ़ रहा है। ये पहले ही 2018 में गढ़ टूट गया था, मगर अब ये मार्जिन के साथ मज़ीद टूटना शुरू हो गया। सो ये एक कंसर्न होना चाहिए मेरा ख्याल है नून लीग के लिए। दूसरा, ननकाना साहब लाहौर पहले ही जा चुका है। ननकाना साहब का जोग्राफिया ये है कि उसके एक तरफ शेखुपुरा है और एक तरफ गुजरांवाला। अब गुजरांवाला जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जो नून लीग का लाहौर के बाद गढ़ है या उनका बिल्कुल लिंच पिन है, वो गुजरांवाला डिवीज़न है, जिसमें स्वाय गुजरात में जिसमें 3 सीटें वो नून लीग वाले हारे में हैं। पूरे गुजरांवाला डिवीज़न में के ख़ास तौर पे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट सारा जीते हुए हैं। सो ये उनका गढ़ है। सो ननकाना और फैसलाबाद के दरमियान गुजरांवाला में जब ये 2 इर्द से आ रही हैं बाउंड्री से, तो उनका सेंटर भी हिलता ना जा रहा है, और ये उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। तो बाकी है कि ये जो नज़र आया उसके बाद से एकदम पीडीएम के अंदर और नून लीग के अंदर कि वो उनके बड़े चेहरे लटके हुए हैं, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो ये, हालांकि उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी, बेहतर स्ट्रेटजी थी कि इस दफ़ा बड़े बड़े दावे नहीं थी किए जिस तरह के उन्होंने बाई इलेक्शन में किए थे, इतनी हाइप ले गई थे और उस हाइप के मुताबिक जो सीटें नहीं आई, तो वो इसलिए ज़्यादा धचका लगा। इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह मरियम बीबी बाहर चली गई, कहीं हमजा आपको नहीं नज़र आए, शहबाज शरीफ साहब तो अपनी प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से जा नहीं सकते थे, पर उनके बाकी भी जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए कि ये तासुर ले सकें कि जनाब देखें हम तो आए नहीं थे, तो उसको लो प्रोफाइल रखा। मगर वो उसके बावजूद जो है ये इतना ये बहाना नहीं हो सकता कि जनाब देखें हमारे लीडर नहीं थे। तो बहरहाल उससे जो है उनकी एकदम ओवरऑल मूड जो होता है ना पार्टी का, स्विंग जब नज़र आती है, और पाकिस्तान की सियासत और पंजाब की सियासत जो ख़ास तौर पे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना जेड़ा जिते उहदे नाल, को लोग उसके मुताबिक चलते हैं। वोटर भी जो है ना जीतने वाले को वोट देना चाहता है, और जो लोकल पावर ब्लॉक्स होती हैं वो भी जीतने वाले को वोट देना चाहता है कि उसके मुफादात उसमें होता है, और जो कैंडिडेट्स भी होते हैं वो उसी पार्टी की तरफ झुकाव उनका होता है, और वो उसी की सीट लेना चाहते हैं जो उनका तासुर ये होकर ये जीतेंगे। ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी बदल जाता है, और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अभी बड़ा ये एक क्वेश्चन आ गया है कि ये इमरान खान की बढ़ती हुई ताकत का उन्होंने क्या करना है, इसको क्या कमज़ोर किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात एक साबित हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक लिमिट है। ये बाई इलेक्शन में भी साबित हो गई थी कि आप 19-20 का, 18-20 का, 17-20 का फ़र्क डाल सकते हैं, आप जो है 14-20 का नहीं डाला जा सकता। जब एक ओवरवेलमिंग किसी पार्टी की सपोर्ट हो, उसके वर्कर्स एक्टिव हों, उनके अंदर एक जज्बा नज़र आए, तो उसको कोई ना इलेक्शन कमीशन, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं हरवा सकती। पिछले बाई इलेक्शन में नून लीग की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, उसके बावजूद वो हारे। इस दफ़ा चले उनकी हुकूमत नहीं थी, मगर ये इस दफ़ा जो ये अब इस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि इनको क्या कमज़ोर कर रहे हैं इमरान खान को, या इनके साथ समझौता करना है। अगर समझौता करना है तो वो कैसे करना है, क्योंकि अभी उसकी काकड़ मोमेंट करना, क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, कानूनी और आइनी रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है।
और भी वैसे इशारे दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल परसों के बयान में ये कहा है कि जनाब हम बातचीत हो सकती है इलेक्शन के हवाले से, जो कि पहले नहीं कहा जा रहा था। और इमरान खान ने भी आज ये इशारे दिए हैं कि उनकी भी बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ अगर ये बातचीत से हवाला हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन हो, चलें जब भी होने हैं अगली दफ़ा अगस्त सितंबर की बजाय मार्च अप्रैल में भी हो जाते हैं, कुछ आपस में म्यूचुअल होता है, रूल्स ऑफ द गेम तय हो जाएं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन कैसे होगा ताकि मज़ीद इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले ही सैलाब की वजह से, महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो आपस की लड़ाई की वजह से ये बहुत ज़्यादा मुल्क का और रियासत का नुकसान हो रहा है, इदारों का नुकसान हो रहा है। और इस वक्त खित्ते की और दुनिया की सियासत जो है वो बड़ी इस तरह की है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। वरना अगर जो है ये यूक्रेन की लड़ाई क्योंकि बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका के सदर की जो बाइडन की है स्टेटमेंट, वो उसको मैं कहूँगा ये साइफर 2 कह लें कि पहले जो अगर बहाम था कि जनाब धमकी दी थी कि नहीं दी थी, तो अभी तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बिल्कुल डायरेक्टली आ गई हुई है। और मैं उनसे बिलावल भुट्टो साहब से, फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जनाब ये एक ऑफ द कफ एक फंड रेज़र में ये बात की गई थी। अमेरिकन सदर जहाँ भी जो बात करता है वो ऑफिशियल पॉलिसी ही होती है और उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट आता है, उसके अंदर मेंशन्ड होता है। और उसके बाद ये उनसे जब उनके तर्जुमान से वाइट हाउस के पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें क्या नई बात है, हमने पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ा एक ख़तरनाक मुल्क है। तो पहले तो ये कहा जाता था क्लिंटन के ज़माने में कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर इज़ द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ पाकिस्तान हो गया है और ये भी इस पे बहस हो सकती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त सिंगल आउट क्यों किया गया। और ये कहा गया हाल ही में क्योंकि जो अमेरिकन की नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान का जिक्र इग्नोर किया गया था। तो सडनली क्या ये यूक्रेन की वजह से है, क्या हमारे अंदरूनी हालात की वजह से है, क्या वजूहात हैं, इस पर बड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए। सही है, ठीक है, डेफिनेटली आमिर साहब ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल नेशनल जो है एक दूसरे से लिंक करती हैं, इसके ऊपर मैं फिर बात करूंगी। मगर अभी चूंकि हम इससे पहले इलेक्शन के हवाले से थोड़ी डिटेल में बात कर रहे थे, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में आए थे और हमने उनसे ये पूछा था कि क्या आप लोग किसी सियासी हल जैसे मुज़ाकरात के हवाले से गौर फिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने हिंट हमें यहाँ पर हमारे शो में दे दिया था कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने बात की, मगर इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है, इलेक्शन नहीं है, लोगों को इलेक्शन चाहिए। अब इलेक्शन के लिए आपको नहीं लगता कि खान साहब को थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करके टेबल टॉक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उन लोगों से जो खुद करने के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट? नहीं, आप बिल्कुल इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, मगर उनकी शर्त ये थी पीटीआई की हमेशा से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि मगर हमें ये क्लियर किया जाए कि ये आप इलेक्शन के लिए रेडी हैं। प्री मैच्योरली पहले है, अभी ये है कि पहले जो ये कहा जा रहा था प्री मैच्योरली का मतलब फौरी तौर पे, तो वो अब मार्च अप्रैल तक के लिए भी मुझे लगता है वो तैयारी उनका जहन बन गया है कि वो शायद उनको एक्सेप्टेबल होगा। और ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने वो बात कंफर्म कर दी है जिसकी हमें पहले ही इतला थी कि मई के अंदर तैयार थी पीडीएम नून लीग ख़ास तौर पे कि इलेक्शन करवा लिए जाएं और ये अपने गले में जो है ना ये महंगाई का और ये मसाइल का ढोल ना पीटा जाए। मगर जब इन्होंने धरने की कॉल दी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का ये डिसीजन था कि नहीं, ये जत्थों के ज़रिए नहीं, इस तरह नहीं, हमें अपनी लो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह नहीं कि हमने डर के मारे इलेक्शन करवा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं। तो ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक के इंटरव्यू में इसको कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल बात ठीक है। तो इलेक्शन के लिए तो उनकी वो शर्त है और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये इशारा दिया है कि हो इलेक्शन की वो बातचीत चल जाए। उसके अलावा ये जो इमरान खान साहब ने अब जो लेटेस्ट कहा है कि अक्टूबर में ही धरने का वो टाइम दे देंगे, इसी उसमें अनाउंस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है
कि वो एक दफ़ा धरने का अनाउंसमेंट कर दें और लोगों को जब ले आएँ तो वो अगर फिजल आउट कर जाए। लास्ट टाइम भी आप देखें उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, 122 दिन वो यहाँ पे इस्लामाबाद में रहे, उसका नतीजा नहीं निकला। तो यहाँ भी जो है ये इसके अंदर बड़ा ये एक ख़तरनाक गैम्बल हो जाता है कि अगर ये उसका आइनी कानूनी तरीका तो कोई नहीं है, उसके लिए यही है कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे और उनके इंटरवीन करने में जो है मज़ीद मसाइल आ जाते हैं कि अब क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट ये जनरल बाजवा के इस बयान के बाद कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो जो नए चीफ आएंगे उनका कोई बैगेज नहीं है, वो इंटरफेयर कैसे करेंगे, क्या आइनी इख्तियार है। एक तरफ तो हम सब कहते हैं कि जनाब उनको ये इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, उनका ये आइनी कानूनी इख्तियार नहीं है, मगर दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है, इस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बातचीत हमारी जारी है, और राना सनाउल्लाह साहब भी आज इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जनाब बातचीत तो हर दौर में हर एक की रहती है, उनकी जेल में भी रहती थी, जब वो जेल में थे उस वक्त भी बातचीत चलती रहती है। तो ये एक सारा भी इशू बड़ा ग्रे एरिया है कि ये कैसे होगा, इलेक्शन अगर होगा, धरना होगा तो धरना होगा तो फिर क्या होगा। तो ये इसके अंदर ख़तरनाक पहलू ये भी है कि आगे ही इदारों की बड़ी इदारों के अंदर लड़ाई और इदारों के दरमियान लड़ाई चल रही है, और ये जो मुहासरा कर लेना है पूरे सूबों का, इसका नुकसान पीटीआई के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई अगर ये उम्मीद रखती है कि उनकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है तो इस तरह की मिसालें जब वो बनाएंगे तो ये आपके आगे भी आती हैं, कल को फिर दूसरे लोग भी इस तरह के धरने करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। इस तरह इमरान खान कहते हैं, उनसे आज सवाल किया गया कि जनाब क्या आपके धरने से मार्शल लॉ तो नहीं आ जाएगा, तो उन्होंने कहा ये फजलुर रहमान साहब ने धरना निकाला था तो क्या उससे मार्शल लॉ आ गया। तो ये प्रेसिडेंट बनता है, मिसाल बनती है, तो उनको भी उनका भी स्टेक है इसके अंदर कि फ़ौरन जो है पहले तो डेस्परेशन थी, मगर उनके ये जो उनको एक वो उनके लिए सबसे अच्छी पॉजिटिव मुस्बत बात ये है पीटीआई के लिए कि उनका हर चीज़ उन हवाएं उनके फेवर में चल रही हैं, और फेवर में चलने का मतलब ये है, और वो ऑफ कोर्स वो कोशिश रखेंगे कि लोगों को मोबिलाइज रखें और लोगों को एक्टिव रखें। मगर धरने की फाइनल धक्का वो जो होता है ना, एक धक्का और दो दीवार गिराने वाला, वो उसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक पहलू उसके हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर आबिर साहब जिस तरह से आपने मुज़ाकरात की बात की, बैकडोर जो इमरान खान साहब ने आज बात भी की, बड़ा डूबियस मैं इसे कहूँ या कहूँ कि बिल्कुल धुंधलाया हुआ ये मामला है, क्योंकि खान साहब ने एडमिट किया मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, कोई उन्होंने क्लियर एक स्टेटमेंट नहीं ली। एनी हाउ एक ट्विस्ट और भी गया आमिर साहब इस इलेक्शन के अंदर, आपको याद होगा खान साहब ने ये बात की थी कि मौजूदा गवर्नमेंट तय कर रही है कि हलकों में हर हलके में 15 से 20 हज़ार वोट जो हैं वो जाली डलवाए जाएंगे। आज राणा साहब ने ये बात की है कि हर हलके में जो हमारे वोट कम हुए वो 15 से 20 हज़ार हैं, जिसका फायदा खान साहब को हुआ। क्या खान साहब एडमिट करेंगे अब इस चीज को कि जो उन्होंने इल्जामात नून लीग पे या मौजूदा गवर्नमेंट पे लगाए वो बिल्कुल गलत थे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे कहने से फ़र्क तो नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब को जो है ये बहुत ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये तनकीद करते हैं, कुछ चीज़ों में जायज़ है, कई दफ़ा वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं। उनका फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो दफ़ा उन्होंने इस तरह की हरकत की जो कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं थी, मगर ये कह देना उनकी कि जी वो रिगिंग करवा रहे हैं फलाना, आज अब जब ये जीत गए हैं, बाई इलेक्शन भी ये जीते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करना, उसी वक्त जब ये हारें तो तनकीद करना, वो मुनासिब बात नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ये धांधली का शोर मचाना भी जो है ना ज़रूरी नहीं है। अब जिस तरह मुझे आबिद शेर अली साहब आज बहुत पसंद आए, हालांकि वो बड़े एग्रेसिव आदमी हैं, मगर उन्होंने कहा जी बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और अवामी मैंडेट था, हमें नहीं मिला, अवाम की मर्ज़ी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो बहुत अच्छी ये ग्रेस जो है अगर पाकिस्तान की सियासत में आ जाए कि जहाँ आप हारें वहाँ मानना शुरू कर दें। अब दो जगह से जहाँ से तीन हैं वैसे तो, मगर दो जगह से जहाँ से पीटीआई हारी है, मुल्तान जो है, अब मुल्तान बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ आ रहा है उसके मतलब। एक ये है कि जी हारने की एक तो मार्जिन से बहुत, आप देखें उसमें 25,000 के मार्जिन से जीते, मगर जनरली कहा जा रहा था कि वहाँ पे मूसा गिलानी हावी हैं और ये जीत जाएंगे। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि लोकल फैक्टर्स थे
कि इस दफ़ा जो है मूसा गिलानी एक तो हल्के में पॉपुलर भी हैं, एक्टिव भी बड़े ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि जो पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन हुआ था सूबाई असम्बली का, जिसमें ज़ैन कुरैशी जीते थे, उसमें जो उनके नून लीग के वोट था वो बहुत कम पड़ा था। इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी कोशिश की और ये इलेक्शन उसके अंदर जो है ना सारी पार्टियों का वोट एक ठीक ठाक मिला है उनको, मूसा गिलानी को, तो ये एक फैक्टर भी हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब के लिए भी सोचने की बात यह है कि ये सारा इलेक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये आया लोकल फैक्टर्स जोड़ तोड़ की सियासत है या उन बयानिए की लड़ाई है। तो अगर बयानिए की थी और जो खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारा ये एक बयानिया है कि हमें साजिश करके निकाला गया है, रजीम चेंज थी और हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, तो उसमें फिर आप मुल्तान से भी फिर उनको मैं समझता हूँ लड़ना चाहिए था। पता नहीं अगर वहाँ से ये भी एक अक्लबंदी है कि लड़ते तो वो बहुत बड़ा धचका था और हार जाते। मुल्तान से हारना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, उनको अंदाज़ा शायद था कि वहाँ पे मुश्किल होगा, या तो ये फैक्टर था। दूसरा, मरूसियत की फिर एक तरफ आप करें कि मेहरबानो कुरैशी साहबा को आप सीट दें और वो मरूसियत वाला भी करें और बयानिए वाले भी बात करें, तो उसके अंदर एक तजाद आ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को इस बात पे सोचना होगा। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त ये इस इलेक्शन के अंदर एक और चीज़ साबित हुई है कि इस वक्त बयानिया जो है वो इमरान खान साहब का है, दूसरों के बाद सिर्फ इसकी मुखालफत का बयानिया है। देयर इज़ अ नैरेटिव एंड देयर इज़ एन एंटी नैरेटिव। पीडीएम के पास इस वक्त अपना बयानिया नहीं है, नून लीग के पास अपना बयानिया नहीं है। पिछले इलेक्शन में उनके पास बयानिया था वोट को इज्जत देने का, वो बयानिया उनका जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के और बिल्कुल इस वक्त शहबाज शरीफ जिस तरीके से लेटे हुए हैं, तो वो उनका वोट को इज्जत दे का बयानिया तो उनका तहस नहस हो गया। इस वक्त उनका टोटल बयानिया ये है कि इमरान खान के बयानिया की मुखालफत करना कि ये साजिश नहीं थी, ये साइफर का मामले के ऊपर जो है, तो वो उनके वो मुखालफ। और ये दुनिया तारीख का ये सबक ज़रूर है कि अब जब आप अपना बयानिया होने की बजाय किसी के बयानिए की मुखालफत कर रहे होते हैं तो आप एक कदम पीछे होते हैं। तो ये एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू था, मैं समझता हूँ। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं आमिर साहब। ब्रेक से हम वापस आएंगे। मुल्तान के हवाले सबको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से दो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी, एक ये कि टिकट गलत तरीके से दिया गया और दूसरा ये कि मौरूसियत को हवा देने की कोशिश की गई। इसका नुकसान कितना पार्टी को हुआ, क्या खान साहब इससे अवेयर होंगे, क्या आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर बात करूंगी। और इसके साथ साथ चार सद्दा मर्दान समेत शर्कपुर के अंदर नून लीग की जीत की वजह क्या बनी, कराची के अंदर जो बड़ा अपसेट हुआ उसके ऊपर खान साहब क्या एक्शन लेंगे, क्या दोबारा से इलेक्शन के अंदर जाएंगे, क्या चैलेंज को कबूल करने के बाद दोबारा से कुछ चेंज हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब और उनके नताज के हवाले से आमिर साहब का हम तजिया ले रहे हैं। आमिर साहब, एक तो शरकपुर की सीट का बताइएगा, मगर इसके साथ साथ कराची के अंदर मलीर के 237 की जो सीट है इसके ऊपर क्या हुआ? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जीती थी, फिर अब ये हार गए बावजूद इसके कि खान साहब मद्दे मुकाबिल थे। हुआ क्या, मामला क्या हुआ वहाँ पे? पहले तो ये शरकपुर बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये वाहिद सीट है जो कि नून लीग जीती है और वो भी 2000 के मार्जिन से। और ये सीट जो है ये एक पाकिस्तान के अंदर बहुत एक मुस्बत ट्रेंड चल रहा है कि मुनहरफ अफराद जो जिसे लोटाक्रेसी कहते हैं, वो जिस तरह बाई इलेक्शन में भी वो पीटीआई का फैक्टर भी था, वो लोगों ने बड़ा गुस्सा निकाला कि ये लोटों के ख़िलाफ़ वोट दिया। तो ये पीटीआई का नहीं, ये यहाँ पे नून लीग का लोटा था, तो इसलिए वहाँ पे ये एक फैक्टर भी है, मगर बड़े थोड़े मार्जिन से है। पीपल्स पार्टी वो सही जो है नारे मार रहे हैं कि वो 100% जीते हैं, वो 2 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे थे, दोनों पे जीते हैं। मुल्तान पे भी जीतना, मुल्तान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह नॉर्थ पंजाब के अंदर पिंडी जीतना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पूरा एक डिवीज़न जो है आ जाता है, उस तरह ही सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद और लाहौर बड़ा मैटर करता है, गुजरांवाला मैटर करता है। तो
मुल्तान का जीतना, और वो भी 25,000 के मार्जिन से, वो मुल्तान के आगे पूरा आपकी फिर जो, क्योंकि सराइकी साउथ पंजाब है, उसका महवर जो है मुल्तान है। सो मुल्तान क्या सिर्फ मुल्तान की सीट है, क्या ये सिर्फ लोकल फैक्टर्स थे, या ये आने वाले दिनों की कोई निशानदेही करता है कि पीटीआई का शायद सॉफ्ट वैली वाले इनकी कमज़ोरी हो और ये मज़ीद सीटें भी हों। सो ये दोनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। मगर बहरहाल नून लीग की हार हुई है, बड़ी मैसिवली हार हुई है इसके अंदर, और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की इस सीट से कम आप ये कह सकते हैं कि तो ओवरऑल 100% वो जीते हैं 2 सीटों से, और दूसरा ये कि इनग्रेस हो गई है, और ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसके ऊपर वो बिल्ड करते हैं कि नहीं। बाकी कराची में जो पीपल्स पार्टी जीते हैं वो ठीक है, पीटीआई मैंने कहा ना ओवरली कई दफ़ा ये धांधली का शोर मचा देते हैं। अब्दुल हकीम बलोच उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ख़ास तनाजुर है। तनाजुर ये है कि उन्होंने टाइम एंड अगेन साबित किया है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनकी लोगों के साथ बहुत पीपल्स पार्टी से ज़्यादा एक अपना ज़ाती ताल्लुक है। ये आधी जो है दही है, आधी इसके अंदर शहरी आबादी आ जाती है, और ये पहले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, फिर ये नून लीग में चले गए, इनको वजारत नहीं मिली, तो ये अच्छा काम ये लोटे नहीं बने, इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया और उसके बाद दोबारा बाई इलेक्शन में जीते। पिछली दफ़ा भी ये जीत गए थे और ये 500 वोटों से जीत गए थे, मगर रिकाउंट के अंदर फिर 300 वोट से ये हारे, तो ये 200-300 वोटों से गालबन। तो ये इसके मतलब शक रहता था और पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये हरवाई गई है। इस दफ़ा वो 10,000 के मार्जिन से जीते हैं, तो ठीक है थोड़ी बहुत धांधली हुई होगी, मगर ये वो सीट थी जिसके उन्होंने अगर सिलेक्शन जो 11 सीटों की थी, इस सीट की उन्होंने बड़ी सोच समझ के सही सिलेक्शन की थी। ये पीटीआई के लिए सबसे वल्नरेबल सीट ही ये थी और मार्जिन बड़ा थोड़ा था 300 का। इस दफ़ा ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। सो धांधली से आप 200-400 का फ़र्क डाल सकते हैं, 10,000 नहीं है। तो जहाँ मेरा ख्याल मानने वाली बात हो, पीटीआई को मान लेनी चाहिए हर चीज़ को। जब वो कहेंगे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो वो गलत बात है। बाकी कुरंगी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। कराची का ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है कि कराची में टर्नआउट बहुत कम रहा। आप देखें कि जो मलीर में 20% रहा और कुरंगी में 14% रहा। बाकी पंजाब के अंदर और केपी में जहाँ कांटेदार मुकाबले थे, आप देखें 44% जो है फैसलाबाद में रहा, ननकाना में 44%, बहुत कांटेदार मुकाबला था। उसके बाद केपी में 32%, 29% जो है, जो शेखुपुरा में 41%। तो यहाँ कम टर्नआउट की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये आप एमक्यूएम का एक फैक्टर बहुत बड़ा है कि ये सिर्फ पीटीआई की जीत से ज़्यादा एमक्यूएम की बहुत बड़ी हार है। एमक्यूएम की वो मज़ीद मुनक़सिम होती जा रही है, डिमोरलाइज्ड भी है और इससे बुखरे होते जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की कॉल जो थी कि बाइकॉट, वो बहरहाल उसका एक बहुत बड़ा तबका है एमक्यूएम का जो अभी भी उनकी तरफ देखता है। और वो जो आज एक पप्पी इधर से और एक पप्पी इधर से ले रहे थे, वो तंज कर रहे थे कि देखा मेरी वजह से लोग नहीं बाहर निकले। मज़ीद जो रही सही कसर थी एमक्यूएम की, वो कामरान टशोरी की गवर्नर बनने के बाद बिल्कुल ही अब ये साबित हो गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी उनको कहा जा रहा है, क्योंकि वो कैंडिडेट उनके मतलब यही है कि इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। और पहले ये सारे उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रही हैं एमक्यूएम के लीडरान, फिर बाद में उनको एक्सेप्ट करना जो है वो एक किस्म का एमक्यूएम का आम वोटर उनसे बहुत दूर जा चुका है। और मार्जिन भी देखें ना, कुरंगी के अंदर 31,000 का मार्जिन था। और कराची वैसे भी अब ये कहा जा रहा है मलीर एक्सेप्शन है, मगर कराची के अंदर जो है मेरा ख्याल है पीटीआई की एक वेव चल रही है और ये कहा जा सकता है कि अगले इलेक्शन में शायद वो मैसिवली जीतें। इसलिए आपने गौर किया होगा कि बाई इलेक्शन जो है उसके लिए दरख्वास्तों पे दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट दे रही है कि उसको कराची के अंदर हैदराबाद में पोस्टपोन किया जाए जनाब उस सैलाब की वजह से। हालांकि कराची हैदराबाद में कोई सैलाब नहीं है, तो वो इसी डर के मारे कि ये ना हो। बल्कि सिंध के मतलब भी ये कहा जा रहा है कि अंदरून सिंध में सैलाब की वजह से गवर्नमेंट जो है लोग इतने नाला हैं पीपल्स पार्टी से और हुकूमती पार्टियों से कि अगर वहाँ पे पीटीआई वाले मेहनत करें और वहाँ पे अच्छे लोग ले आएँ, अच्छे कैंडिडेट हों और वहाँ पे मेहनत करें,
तो ये पहली दफ़ा शायद उनके इस किले के अंदर वहाँ भी ना वो जो कहते हैं ना एक उसमें दरार डाली जा सकती है। इस बहुत बड़ी जो कि 30-40 साल 50 साल से ये सिंध उनका गढ़ रहा है, तो ये लाड़काना और सिंध के अंदर दरार डाली जाती, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सैलाब के उसमें अपनी लीडरशिप के बहुत ज़्यादा उनसे नाला हैं। ये वाला एक फैक्टर है। बाकी केपी अगर आप इजाजत दें तो सवाल पे अगर आप कहें तो वो पहले सवाल कर लें, फिर मैं नहीं बिल्कुल। ये चारसदा और मर्दान के हवाले से तो आमिर साहब ये तासुर था कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ कमजोर है और ये वो हल्के हैं जहाँ से पीडीएम के तहत जो भी कैंडिडेट आएगा वो डेफिनेटली विन करेगा, मगर सिचुएशन तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हमें नजर आई है। जी, ये केपी के अंदर जो है ना ये सबसे बड़ा झटका जो पीडीएम को लगा है वो केपी के अंदर लगा है। केपी में इन्होंने चुन के जो है ना चारसदा की और जो मर्दान की सीटें ढूंढी थी। यहाँ पे आप देखें कि जो मौलाना कासिम हैं ये जेयूआई की सीट पे थे और ये बड़ा क्लोजली 2000 के मार्जिन से हारे थे। अभी ये तमाम पार्टियों के जॉइंट कैंडिडेट थे और याद रहे कि इन इलाकों में 4 वे 5 वे फाइट होती है। वहाँ पे हमेशा पीपल्स पार्टी भी होती है, जेयूआई भी होती है, उसके बाद नून लीग भी होती है, एएनपी भी होती है और उसके बाद शेरपाव साहब की पार्टी भी होती है। तो 5 पार्टियां वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। छठी पार्टी उसके अंदर अब जो है वो पीटीआई आ गई है। तो उसके बावजूद इसमें मर्दान में मौलाना कासिम का हारना विद मार्जिन 7000 और आयमल वली साहब का 10,000 के मार्जिन से, हालांकि वो जॉइंट कैंडिडेट थे, मगर मेरा ख्याल है चारसदा के अंदर ये भी याद रहे कि यहाँ पे सैलाब आया हुआ था और यहाँ पे लोग नाला थे। फिर पीटीआई का ये कहा जा रहा था कि इनकम्बेंसी फैक्टर कि ये 2 दफ़ा जो है वहाँ से इलेक्शन प्रोविंशियल जीत चुके हुए हैं और लोग इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि जिस बात में सैलाब की वजह से यहाँ भी लोग नाला हैं। और केपी की एक हिस्ट्री है कि यहाँ आज तक कभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ने भी रिपीट नहीं की। एक दफ़ा एक आती है, ये पहली दफ़ा हुआ था कि पीटीआई ने दूसरी दफ़ा केपी की हुकूमत बनाई थी। मगर ये जो ट्रेंड नज़र आ रहा है इसके बाद तो लगता है कि पीटीआई जो है ये तीसरी हुकूमत भी जो है ना पीटीआई बना लेगी वहाँ पे, क्योंकि पीटीआई वाहिद पार्टी है, ना सिर्फ कि वो जो पीपल्स पार्टी के मतलब कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, अभी सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। वो दही इलाके सिंध तक जो है पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है, पंजाब की हद तक जो है वो नून लीग है, जेयूआई एएनपी सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। हर जगह जो पार्टी है नेशनल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान में पीटीआई है और केपी के अंदर भी ख़ास तौर पे वो हर इलाके में हैं। जेयूआई की अपनी पॉकेट्स हैं कि ये साउथ में डेरा इस्माइल खान और इन इलाकों में है, बन्नू में, और जमात इस्लामी दीर में है, ये चारसदा मैदान एएनपी शेर और पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पीपल्स, इस तरह ही पेशावर वैली जो है पेशावर की सीटें जो है ये भी इनका। तो पीटीआई हर जगह मौजूद है, तो तमाम उनकी पॉकेट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह मौजूद है। और इसके बाद ये लग रहा है बल्कि कभी इम्कान है कि 2 दफ़ा गवर्नमेंट होने के बावजूद उन्होंने ये जो इतना बड़ा डेंट डाला है। और याद रहे, एक मैं बात ज़रूर आखिरी कहना चाहूँगा कि ये क्योंकि 11 सीटों की बात थी तो इनकी पार्टियों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, जॉइंट कैंडिडेट हो गए। ये इम्कान इस बात का बहुत कम है कि नए जनरल इलेक्शन के अंदर ये सारी पार्टियां इस तरह का जॉइंट कैंडिडेट खड़ा कर सकेंगी, क्योंकि फार्मूला तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फार्मूला जनरली ये होता है कि जो जहाँ पे जीता है वहाँ पे उसका कैंडिडेट जो है ना वो मान लिया जाए, मगर हारने वाली सीटों का क्या करना होता है। दूसरा, पंजाब में नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को हारी भी सीटों के ऊपर भी वो नहीं चाहेंगे कि इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, और काफ़ी सीटें इस तरह की हमेशा होती हैं जितने मर्जी जॉइंट कैंडिडेट कर लें जिस पे समझौता नहीं होता। हर पार्टी चाह रही होती है अपने कोटे से ज़्यादा सीटें मांगना,
और अक्सर ये होता है कि आधी से ज़्यादा वो कहते हैं जहाँ जहाँ फैसला हो जाए ठीक है, बाकी जिसका ज़ोर चलता है चला लें। तो ये सबके वोट की डिवीज़न अगले नेशनल इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर डिवीज़न होनी ही होती है। ये सिर्फ मेरा ख्याल है 1977 में 9 सितारे की जो है कौमी इत्तेहाद की दफ़ा ये हुआ था कि जॉइंट कैंडिडेट्स आ गए थे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जीती थी क्योंकि वो उनकी वेव थी। वो अलग बात है कि कंट्रोवर्शियल 1977 के इलेक्शन हो गए, मगर उसमें ये कोई बहस नहीं थी कि पीपल्स पार्टी चंद सीटों में ज़रूर लड़ाई वड़ाई हुई थी, मगर वो पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब जीते थे। ठीक है, ब्रेक से वापस आके आमिर साहब मैं मज़ीद बात करती हूं, तो उसको रोकना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, माजरत, एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके से कंटिन्यू करूंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, वक्त कम है इसलिए मैं 2 सवाल एक साथ आपके सामने रख रही हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब चूंकि जीत चुके हैं, अब वो जीतने के बाद हल्फ लेंगे, क्या करेंगे, इस पे कानून क्या कहता है? और दूसरा ये कि चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन का 7 नशिस्तों पर खुद ही इलेक्शन लड़ना, ये क्या कोई अच्छी रिवायत है? ये मेरा उनको ज़रूरत थी कि पार्टी ये इलेक्शन वो एक मैसेज देना चाहते थे और ये स्ट्रेटजी कोई बुरी नहीं थी और उन्होंने पॉइंट भी प्रूव किया। अब ये है कि वो हल्फ मेरा नहीं ख्याल है कि अगले इलेक्शन तक उनको लेने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि कानूनी तौर पे ये इन्होंने कानून पीटीआई ने बनाया था, डार साहब और चौधरी निसार की, जो बहुत 2-2 साल उन्होंने 3 साल हल्फ ही नहीं लिया था कि, मगर वो कानून लैप्स हो गया। अभी कानून कोई नहीं एग्जिस्ट करता और उन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है, चाहे वो 2 साल इलेक्शन तक हल्फ ना लें, अनटिल अनलेस के वो नया कानून बनाएं। तो नया कानून अगर वो बनाएंगे कि इतने अरसे में हल्फ लेना ज़रूरी है, तो फिर उसमें दोबारा बाई इलेक्शन हो सकता है। पर मेरा नहीं ख्याल है कि नून लीग उसके ऊपर ये रिस्क लेगी। दोबारा बाई इलेक्शन का इतना ख़र्चा भी होगा, दोबारा हाइप बनेगी और वो सब के लिए ये मुश्किल होगा। सही है, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला कल इसका फॉलोअप देंगे आमिर साहब। मगर इससे पहले एक और हुकूमती बेहिस्सी से मुताल्लिक मेरे पास एक कहानी मैं कहूँगी या एक अफसोसनाक कहानी कहूँ, क्योंकि आवाम के हवाले से हम देखते हैं मगर अब जानवर हों या फिर आबी जानवरों की बात करते हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। ब्लाइंड डॉल्फिन ये कितनी नायाब होती है पाकिस्तान के अंदर, जो इसका गैर कानूनी तरीके से शिकार हो रहा है, उसके ऊपर मैं आपकी भी डिटेल जानना चाहूँगी और उसके लिए हम वेलकम करेंगे सीनियर सहाफ़ी गज़नफर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू द शो, ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ये गज़नफर साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये बड़े नामी किस्म के सहाफ़ी हैं, तो बीबीसी के लिए बनाई है। तो मैं इनसे ही डायरेक्टली पूछ लूँगा क्योंकि ये एक नायाब स्पीशीज़ है, एक्सटेंट स्पीशीज़ है और ग़ालिबन सिर्फ 200 रह गई हैं। और बड़ी तकलीफ़देह बात यह है कि ये डेरा इस्माइल के करीब दरिया सिंध के अंदर एक तो शिकार करते हैं लोग पानी में करंट छोड़ के, वो सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और उसके अंदर 2 ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ना वो मुर्दा पाई गई हैं और ये टोटल शायद बताया जा रहा है कि 200 रह गई हैं। ये अपनी नस्ल की एक नायाब नस्ल है दुनिया भर में, मतलब डॉल्फिन समंदर में होती है। ये एक तो दरिया में पाई जाती है, दूसरा ये अंधी होती है। तो ये गज़नफर साहब इस पर ज़रा हमें रोशनी डालें प्लीज़। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो शिकार की बात हो रही है, ये वाक़या 3-4 रोज़ पहले पेश आया है। डेरा इस्माइल खान की तहसील है परोवा, वहाँ पे शिकारियों ने मछली के शिकार के दौरान, वहाँ पे अमूमन ये होता है कि वो मछली के शिकार में जब दरिया सिंध में सर्दियों में पानी कम होना शुरू होता है और दरिया के किनारे पौंड बन जाते हैं जिसे मकामी ज़बान में हम ढंड कहते हैं, ठंडे होती हैं, तो वहाँ पर वो जाके बैटरी ले जाते हैं और तारें फेंक देते हैं पानी के अंदर और फिर वो मछलियाँ जो पानी के अंदर मौजूद होती हैं वो ज़ाहिर है करंट की वजह से मर जाती हैं, पानी के ऊपर आ जाती हैं और वो मछली पकड़ लेते हैं। बदकिस्मती से ब्लाइंड डॉल्फिन जो है परोवा में ये शिकार हुई है और वो हलाक हो गई है इस करंट की वजह से, इस गैर कानूनी शिकार की वजह से। जहाँ तक बात है इनकी तादाद के हवाले से, तो वर्ल्ड वाइड फंड की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक दरिया सिंध में इनकी जो टोटल आबादी है वो इस वक्त 1816 है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नस्ल है मादूमियत का शिकार है और ये पहले तो पाई जाती थी अटक से लेकर
कोटरी तक दरियाए सिंध का 750 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। 1930 के बाद जब दरियाए सिंध पर बैराज बनने शुरू हुए तो इनकी आबादी कम होती गई और 2001 के सर्वे में पता चला था कि कोई 950 के करीब हैं। फिर 2010 में सैलाब आया और सैलाब के बाद एक और सर्वे हुआ तो फिर इनकी आबादी जो हो गई थी तकरीबन 1450-1500 के करीब इनकी आबादी हुई थी। अब जो हालिया सर्वे 2021-22 में जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक आबादी जो है इसकी 1816 है। होता ये है कि एक तो पानियों की वजह से, गदला पानी है उसकी वजह से कहते हैं कि ये अपनी आंखें जो हैं गदले पानियों को दे बैठी है। ये अपनी नायाब नस्ल की ये मछली है जो सिर्फ दरियाए सिंध में पाई जाती है और पाकिस्तान में पाई जाने वाली किस्म दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इंडियन पंजाब में दरियाए ब्यास में भी होती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में आता था दरिया ब्यास, आजकल दरिया ब्यास नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान में ही ये नस्ल पाई जाती है। और जाहिर है WWF और महकमा ये गजनफर ये बताएं कसूर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, कसूर किसका है इसमें? कसूर जाहिर है हुकूमतों का कसूर है इसमें। ये बिल्कुल हुकूमतों का कसूर है। बेहद शुक्रिया गजनफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर जो आबी जानवर हैं वो इसी किस्म की बेहिसी का शिकार रहते हैं। इससे पहले गवादर के अंदर सूरत हाल में देखी, अब ब्लाइंड डॉल्फिन के हवाले से ये जो उनके गैर कानूनी शिकार के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, इंशाल्लाह इसका फॉलोअप देते रहें, उनको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।